नमस्कार टीचर्स। आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक डेमो लेक्चर प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं स्पेशली आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर्स को मैं आप लोगों के सामने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं बेसिकली आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एंड साथ ही साथ उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के विषय में बताऊंगा। मैं बताते चलूँ, यह क्वेश्चन क्लास 10th में बच्चों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे 4 से 5 मार्क्स से क्वेश्चन हर साल आते ही रहते हैं। बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को यह समझाया जा सकता है। इसे समझाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने विषय में आप लोगों को बताते चलूँ। मेरा नाम मनीष कुमार पटेल से। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, जहाँ से मैंने PMG से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट की थी, अर्थात मैथ, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जिसे हम ऑनर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसके थ्रू ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जब मैं पहुंचा तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, जिसके बाद मैंने IIT जेम्स जो क्वालिफाई किया था उसमें एडमिशन नहीं ले पाया। उसके पश्चात मैंने अपनी पढ़ाई को पोस्ट ग्रेजुएशन न करके आगे की पढ़ाई को छोड़ दिया एंड तत्पश्चात मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे सक्सेस नहीं रहा। इसी बीच में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो ये जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वह स्पेशली क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूँ। यदि आपको क्लास 8, 9th और 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाने के लिए टीचर्स की रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं आगे के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, 11th और 12th के बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास समय कम होने की वजह से, क्योंकि मैं अभी स्टेट PCS को भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कम समय होने की वजह से उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो यदि आपको स्पेशली क्लास 8 एंड 9th एंड 10th के बच्चों के लिए टीचर्स की आवश्यकता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इतना वादा करता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे मेरी वजह से आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पहले डेमो लेक्चर्स को और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात AP पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं उसमें सबसे पहले बच्चों को पढ़ाता हूँ व्हाट इज द सीक्वेंस एंड व्हाट इज द सीरीज। क्योंकि यहाँ पे टाइम्स कम है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो हम स्किप करते हुए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है। मैंने कहा मैं ऑलरेडी बच्चों को बता देता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, दैट इज A1, A2, A3, A4। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक कोई गिवन सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात AP होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म, प्लीज नोट दिस वर्ड, दो कंसेक्यूटिव टर्म, वह कहीं के भी हो सकते हैं, यहाँ से लीजिए, यहाँ से या फिर कहीं से भी लीजिए, लेकिन दो कंसेक्यूटिव टर्म अर्थात दो आसपास के टर्म को लीजिएगा। अगर दो आसपास के टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो जाए तो ऐसे सीक्वेंस को हम APs कहते हैं, अर्थात A2 माइनस A1 की वैल्यू इक्वल हो जाए A3 माइनस A2 के वैल्यू के इक्वल हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं A4 माइनस A3 के वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक APs कहते हैं। ये जो डिफरेंस होता है जनरली इसे हम D से डिनोट करते हैं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे समझ सकते हैं कि सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस APs होता है। अगर किसी सीक्वेंस को APs होगा तो उसके कहीं के भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस होने चाहिए वह इक्वल्स होना चाहिए, और उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए हम एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट कि फर्स्ट टर्म A1 जो है वह A के बराबर है। तो क्या होगा, या फिर छोड़िए, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे समझते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम ले लेते हैं, दैट इज A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है हम एज्यूम कर लेते हैं वह D के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वह A1 प्लस D हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, A1 को उधर उठा के लेके चलेंगे।
वैसे ही A3 माइनस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 की जो वैल्यू हो जाएगी वह A2 प्लस D हो जाएगी। यहाँ पे हम A2 की जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस D प्लस D, अर्थात इसको हम ले सकते हैं A1 प्लस 2D। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एट थर्ड मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं A4 माइनस A3 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, D। तो इस केस में क्या हो जाएगा, A4 की जो वैल्यू हो जाएगी वह A3 प्लस D हो जाएगी, और A3 की जो वैल्यू है वो ये वाला यहाँ से पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D प्लस D, अर्थात ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि A1 इक्वल टू मान लेते हैं हम A। तो A1 की वैल्यू अगर हम A मान लेते हैं तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस D। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं A1 प्लस 2D। वैसे ही A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी A प्लस 3D। वैसे ही डॉट 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 जाएंगे। अगर लास्ट टर्म जाएंगे an की वैल्यू निकालना हो आपको, तो आप देखेंगे क्या है कि फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ से देखिए A4 से ले रहे हैं तो यहाँ से एक कम है, एक कम है, मतलब A4 से एक कम है, यहाँ से 3 लेके तो इससे एक कम 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये an एक कम होगा, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी, अर्थात nth टर्म ऑफ एपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे निकालते हैं, एंड साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की सहायता से हम बच्चों को आगे इसे समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन से बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स एज्यूम दैट आपके पास एक कोई सीक्वेंस है 72, 70, 68, 66, हाँ ये आपके पास कोई सीक्वेंस है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नंबर 1 है फाइंड दिस इज एपीज आर नॉट, दिस इज एपीज आर नॉट। हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये एपीज है कि नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इफ एपी देन फाइंड व्हाट इज डी, डी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज इफ एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ एपीज then find which term is 40। अगर AP है तो फाइंड करो which term is 40। फोर्थ क्वेश्चन मान लेते पूछते हैं, फाइंड which term is 0। आपको बताना है इसमें से कौन सा टर्म 0 हो, या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड विच टर्म्स इज नेगेटिव, ऐसा भी पूछ देता है, या फिर किसी एक टर्म्स को पूछ देता है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सा 4 क्वेश्चन लूंगा क्योंकि टाइम कम है और टाइम उसी में मुझे इन चारों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। तो आइए सोल्यूशन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड दिस आर एपीज आर नॉट। तो सीक्वेंस क्या है 72, 70, 68 एंड 66, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। मैंने कहा कोई भी सीक्वेंस एपीज होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, दो कंजुगेटिव टर्म्स को लेंगे, उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। दैट मीन्स 70 माइनस 72 एंड यहाँ के दो कंजुगेटिव टर्म 68 माइनस 70, इसके दो कंजुगेटिव टर्म 66 माइनस 68। अगर हम दो कंजुगेटिव टर्म्स देखें इसमें क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वह दोनों क्या है, इक्वल्स है। इसका मतलब क्या है, अगर कंजुगेटिव टर्म्स इक्वल्स है तो आंसर क्या लिख देंगे,
आंसर होगा गिवन सीक्वेंस आर एपीज, गिवन सीक्वेंस आर एपीज। बात समझ में आ रही है? किसी भी सीक्वेंस को अगर एपी प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप किसी सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लेंगे और उन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को देख लेंगे। यदि उसके जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाते हैं तो वह गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वह एक एपीज हो जाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं, अगर वो सीक्वेंस एपीज है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1 से रख सकते हैं, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अर्थात सेकेंड टर्म कितना है 16 माइनस 72, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका -2। यह d क्या है, कॉमन डिफरेंस। चलिए हम लास्ट दो क्वेश्चंस को कंप्लीट कराते हैं और दो क्वेश्चंस को आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या करा है, विच टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 40, कौन सा टर्म इस गिवन सीक्वेंस का 40 होगा। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 लेते हैं। लेट्स nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 40, nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 40। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपीज क्या होता है, एपीज क्या होता है, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, आप 72 लिख सकते हैं, d की वैल्यू क्या है -2 लिख सकते हैं। देन पुट nth टर्म, अब nth टर्म क्या है 40, हम ऑलरेडी माने हैं, तो nth टर्म क्या है आपका 40 हम ऑलरेडी मान चुके हैं। पुट द वैल्यू, सो दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू -2, सॉरी a के स्थान पे आप लिख सकते हैं 72, ठीक है। इसको इधर उठा ले जाइए, 40 माइनस 72 वैल्यू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका आई ऑफ 32 n माइनस 1 इंटू -2। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा -32 अपान -2 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, तो 16 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे इधर ले जाएंगे तो जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 70। तो 70 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 40। आई होप आप लोगों को यहाँ तक थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि विच टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 0। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी सॉल्यूशंस लिखेंगे और हम एज्यूम्स कर लेंगे, या फिर लेट्स nth टर्म्स ऑफ गिवन एपीज आर 0। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी nth टर्म क्या है 0, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 72 प्लस n माइनस d की वैल्यू क्या है -2, वेयर a इक्वल टू 72 एंड d इक्वल टू -2। यहाँ सब देख सकते हैं
अब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये -72 हो जाएगा, n-1 इंटू -2। इसको इस साइड ले आइए, -2 को, -72 अपान -2 n-1, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 16 बार n-1 इक्वल टू 360। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 370। आई होप थोड़ा सा फास्ट मैं बता रहा हूँ, तो कुछ चीज़ों को मैं स्किप करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यदि आपको एकदम टू द डिटेल जाना है तो उसके लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप किसी और क्वेश्चन पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।